हाँ जी, वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला के अंदर टेस्ट कोड 105 के करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स सर्वे का डिस्कशन हम लेने जा रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं सबसे पहले, डिस्कशन लाने में थोड़ी सी देरी हुई है, देर सवेर अब ला रहे हैं, सीखते हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स सर्वे का जो डिस्कशन है उसके क्वेश्चंस की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 136 से 160 की ये सीरीज़ है। चलिए बिना किसी देरी के इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न इसमें बनता है, हाल ही में राजस्थान में बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया जाएगा। इस प्रश्न को जानने से पहले ये जानना अत्यावश्यक है कि किसी भी तरह के इस तरह के जो पार्क होते हैं उनका निर्माण क्यों किया जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर होता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के साथ साथ प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इस तरह के पार्क्स को बनाया जाता है। अगर राज्य के अंदर हम बात करें तो राजस्थान राज्य में 3 नेशनल पार्क, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 15 कंजर्वेशन रिजर्व्स, 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। इसी तरह से जैसे बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई की जो वेराइटीज़ होती है, जिनकी स्पीसीज़ होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। और इसको कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर के अंदर। इसी से संबंधित अन्य पार्क के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कैक्टस पार्क, जिसका निर्माण जैसलमेर के अंदर किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कैक्टस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। इसमें भी यदि और ज़्यादा स्पेसिफिक अगर आप जाते हैं, इसमें भी यदि और अधिक स्पेसिफिक आप जाते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कैक्टस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है जैसलमेर में, तो वह कुलधरा में। तो इस तरह से ये एक पार्क हो जाता है। अगर हम बात करें एक और, जैसे मंकी वैली कहाँ है राजस्थान में, तो मंकी वैली जयपुर के अंदर है। जयपुर में गलता जी जो पीठ है वहीं पे मंकी वैली डेवलप है। मंकी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे बंदर हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये कुछ एक फैक्ट हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। राज्य के संबंध में डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी तरीके से 7 डियर पार्क हैं, उनके नाम आप याद करें। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट डेज के बारे में है, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। आपसे मैंने पहले भी कहा था, न केवल राज्य स्तर पर अपितु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, हमें उनकी दिनांक को अवश्य याद रखना है। न केवल दिनांक को बल्कि उनके साथ उनकी प्रत्येक वर्ष जो थीम रखी जाती है वह भी हमें याद करना आवश्यक होता है, क्योंकि एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट क्वेश्चन है। जब से यूपीएससी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को उसके फॉलो करता जा रहा है, उसके बाद से स्टेट पीसीएस, स्टेट के डिफरेंट बोर्ड्स के द्वारा भी एनवायरनमेंट के सेगमेंट को करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए आप सभी को महत्वपूर्ण दिवस को हमेशा याद करना है और उनसे संबंधित उनकी थीम्स को हमेशा याद करके चलना है। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से ये प्रसिद्ध है, फेमस है। तो ये जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है। 1971 के अंदर ही रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन, रामसर जगह जो है वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया, जब पूरे दुनिया को ये लगने लगा कि जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि है, मानव और मानव से संबंधित जो गतिविधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह गतिविधियां आर्द्र भूमि को प्रभावित कर रही हैं, जिस वजह से न केवल एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, जल में जलीय जंतु के अलावा, वहाँ के पादपों के अलावा आसपास के क्षेत्र को भी ये प्रभावित कर रही हैं। उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए रामसर कन्वेंशन नाम से इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज़ किया गया 1971 में रामसर नाम की जगह पर। और वहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, हम प्रत्येक वर्ष में 2 फरवरी को मनाएंगे। और मनाएंगे से यहाँ पर तात्पर्य है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी कि कैसे हम
एक आर्द्रभूमि को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उससे संबंधित ये आर्द्रभूमि दिवस है। चलिए अगले पे आते हैं, विश्व जल दिवस। आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी वेब। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मार्च, 22 अप्रैल एवं 22 मई। यदि आपको यह भी याद होता तो शायद इसका उत्तर आने की संभावना और अधिक हो जाती। जैसे देखते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च। तो ये 22 मार्च आपका ये रहा। बी का वन, तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शन बचे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस अधिकतर सबको याद होता है 2 फरवरी, तो पहले का हो गया 3, इनका हो गया 1। तो ये पूरी संभावना है कि 2 फरवरी 3 वाले के हिसाब से हम देखें तो अभी भी ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट नहीं होते। अब हमें आगे जाना पड़ेगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस नहीं पता हो भी सकता है कि पता हो, लेकिन संभावना कम है। चलिए अगली कड़ी में हम चलते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के नाम से ये विख्यात है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को संपूर्ण भारत में यह मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाता है 25 दिसंबर। तो डी का हो गया आपका 2, तो बचा हो गया 4, तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 के हिसाब से आपका उत्तर हो गया सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न पे चलने से पहले इस वर्ष के जैसे विश्व जल दिवस की हम बात करें तो उसकी जो थीम है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड जो वाटर डे है उसकी थीम को हम देख लेते हैं इस वर्ष की 2022 की, जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल टू विजिबल। तो नाम से बड़ा क्लियर हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी बात की जा रही है। जो अदृश्य ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जो दुरुपयोग हम कर रहे हैं, जल का जो दोहन कर रहे हैं, जिस स्तर पर दोहन किया जा रहा है प्रत्येक दिन मानव के द्वारा, उसके कारण जो जल का स्तर है, भूमिगत जल का जो स्तर है वो कमी उसमें आती जा रही है। और उसी इनविजिबल वाटर को फिर से विजिबल बनाने के उद्देश्य से इस थीम को सेलेक्ट किया गया और इस वर्ष के वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। जैसे उससे पहले एक और देख लेते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम, जो भी बड़ा महत्वपूर्ण डे है। तो वेटलैंड, एक्शन फॉर नेचर एंड पीपल, 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का। अच्छा, आपसे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब भी इस तरह के जो इंटरनेशनल डेज होते हैं, इनकी थीम आप प्रयास करें कि अंग्रेजी में उनको याद करें, क्योंकि संभवतः उनकी हिंदी में थीम कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं बन पाती है और उनका ट्रांसलेशन में जब दिक्कत आती है तो सब अपने मन के हिसाब से नई नई थीम निकालते हैं। उससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न के गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रयास करें, चूँकि अंग्रेजी आपके इस टेस्ट पेपर का एक पार्ट भी है, आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, इसलिए अंग्रेजी में थीम्स को याद करने का प्रयास करें, अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित तो एटलीस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा में हिंदी के लिए किसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो भैया बड़ा सिंपल सा आंसर है, दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को देने की घोषणा की गई है। अच्छा, इनसे संबंधित जो नाम दिए गए हैं ये कोई आम नाम नहीं है। ये क्या है, क्यों है, इस जगह पे ऑप्शन में कैसे दिए गए हैं, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो हम शेयर करेंगे आपसे। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 है, पहली बात तो 18+2 भाषाओं में दिया गया है। 18 भाषाएं कौन सी? तो शेड्यूल 8 के अंदर, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अंदर जो 22 भाषाएं, उनमें से ये 18 भाषाएं हैं। और 2 अन्य भाषाएं कौन सी हो गई? हिंदी, तो आपके 18 में आ ही चुकी है। हिंदी के अलावा
अंग्रेजी एवं राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा में हम बात करें और अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं। चलिए, एक बात यहाँ जानने योग्य ये है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह बाल श्रेणी में जो लिखे जाती है, पोएम्स लिखी जाती है, उसके अंदर भी दिया जाता है। तो बाल श्रेणी के अंदर जो है कीर्ति जी जो है, कीर्ति शर्मा जी जो है उनको, कीर्ति शर्मा जी जो है उनको यह अवार्ड दिया गया इस वर्ष राजस्थानी भाषा के अंदर। और इन नामों पर चर्चा कर लेते हैं। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा में दिया गया है, रत्ते बासु को बंगाली में दिया गया है, खालिद हुसैन जी को पंजाबी में दिया गया है और दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी में दिया गया है। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इससे संबंधित बनते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस अवार्ड है नेशन का। इससे संबंधित फैक्ट्स अवश्य पूछ लिए जाते हैं। मैं नहीं कहता कि आप पूरे 20 नाम 25 नाम याद करने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कुछ एक इम्पोर्टेंट कैटेगरीज होती है जो आपको हमेशा याद करनी है। जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश की कैटेगरी हो गई, राजस्थानी की कैटेगरी हो गई। ये सेम कैटेगरीज आपको बाल श्रेणी में एवं युवा श्रेणी में अवश्य रूप से याद करनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जो है सुमन के बेरी जी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम बात करें इन्होंने किसकी जगह ली है, तो राजीव कुमार जी बड़े ही चर्चित व्यक्तियों में से एक रहे हैं पिछले कुछ सालों में भारत के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित कह दीजिए, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित कह दीजिए, हर तरह पे जहाँ पे थिंक टैंक ने काम किया है वहाँ उस क्षेत्र में बड़े ही चर्चित व्यक्ति रहे थे राजीव कुमार जी। उन्हीं की जगह डॉक्टर सुमन के बेरी जी ने ली है। तो राजीव कुमार जी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से हो जाता है। अगर ऑप्शन में राजीव कुमार भी होता तो आपको टिक नहीं करना था, उनकी जगह अब ये ले चुके हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष की हम बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी, पीएम जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वही होते हैं। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बहुत से एग्जाम पूछ ली गई है और कभी भी आपको हमेशा इसकी फुल फॉर्म तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि यह भारत का सुप्रीम थिंक टैंक है। तो नीति आयोग की हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ली। चलिए इन फैक्ट से हटकर कुछ एक फैक्ट्स अगले प्रश्न में हम देखेंगे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। यह योजना श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा शुरू की गई। अच्छा, कथनों को जांचने से पहले ये जांच लें आपको सत्य कथन की पहचान करनी है या असत्य कथन की पहचान करनी है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य कथन आपसे इसमें पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। तो सत्य कथन को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। चलिए, तो यह योजना श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सत्य है। 14 जनवरी 2022 से बेरोजगारों को बढ़ावा भत्ता मिलेगा, ये भी सही है। योजना में पुरुष लाभार्थी को 3500 रुपये एवं महिला ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन को 4000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, नहीं। कितना है उस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले अगला कथन हम देख लेते हैं। भत्ते लेने वाले आवेदकों की लिमिट 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है, बिल्कुल सत्य है। तो 1, 2, 4 हमारे इसमें सही हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हम देखें तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अब इस जो कथन है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। योजना में पुरुष लाभार्थी को 3,500 नहीं बल्कि 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, और ये वही बढ़ी हुई कीमत है। वहीं पर महिला ट्रांसजेंडरों एवं विशेष योग्यजनों को 4,500 रुपये दिए जा रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात, ये जीवन भर के लिए नहीं है, केवल इसका लाभ 2 वर्ष के लिए ही मिलेगा
और वह भी किसे, जो राज्य का नागरिक के साथ साथ, राज्य के नागरिक के साथ साथ एक लिटरेट है, या फिर किसी तरह की कोई डिग्री या फिर किसी तरह का कोई डिप्लोमा होल्डर है, या स्किल का कोई उसने कोर्स किया हो जिसका उसने डिप्लोमा होल्डर हो, तो वो इसके लाभार्थी बन सकते हैं। और RSLDC द्वारा कोई कोर्स किया गया हो 3 माह का ट्रेनिंग का, तो उसको कर भी इसके लिए लाभार्थी इसका लाभ पा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा 8 अक्टूबर 2021 को की गई। तो मारिया रेसा को और दिमित्र मुरातोव को, दोनों ही को इस वर्ष जो है शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि फिजिक्स का किसे दिया गया है पिछले वीडियोज़ में। यदि आपको उनके बारे में जानना है तो आप पिछले वीडियोज़ को देखते चलिए, करंट अफेयर्स का डिस्कशन देखते चलिए, जहाँ हमने यह बताया था कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है, किस कृति के लिए दिया गया है, तो वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे संबंधित कुछ 2 नई बातें हम जान लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार की हम बात करें तो ये केवल इकलौता नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे देश के द्वारा। तो फिर बाकी कौन देता है, प्रश्न तो ये उठता है। तो बाकी स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। और कौन सी कैटेगरीज में, तो टोटल कैटेगरीज होती है हमारे पास 5 में से एक कैटेगरी तो नॉर्वे ने ले ली। अब नॉर्वे भैया ने ले ली तो बारी आई स्वीडन की। स्वीडन ने बची हुई 4 कैटेगरीज को कवर किया। कौन कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड द लास्ट वन लिटरेचर। तो ये कुछ 5 कैटेगरीज इसमें होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्हें यह इस स्थान पर नवाजा गया है। चलिए इनसे संबंधित कुछ एक बातें हम जान लेते हैं। 2019 से यह वित्त मंत्री के पद पर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, बहुत जिम्मेदारी का पद होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। और राज्यसभा की ये मेंबर हैं, न कि लोकसभा की। ठीक है, चलिए नीता अंबानी के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो मुकेश अंबानी जी की ये धर्मपत्नी है और मुंबई इंडियंस जो कि IPL की बहुत ही चर्चित टीम रही है इस सीज़न से, पहले के सीजन्स में भी उनके जीतने की वजह से और इस सीज़न में उनके हारने के तरीक़ों की वजह से। तो जो नीता अंबानी जी हैं जो वो आपकी मुंबई इंडियंस की मालकिन है। और इसके साथ ही जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है उसके मेंबर्स के अंदर से एक मेंबर है। सौम्या स्वामीनाथन जी की हम बात करते हैं, बहुत ही चर्चित पर्सनालिटी हैं साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, क्योंकि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और HIV जैसी मुख्य बीमारी पे इन्होंने रिसर्च करी है और उस वजह से इनको वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाना और पहचाना जाता है। अरुंधति भट्टाचार्य जी, तो अरुंधति भट्टाचार्य जी जो हैं, आप सब ने इनका नाम भली भांति सुना होगा। SBI की एक्स चेयरपर्सन ये रही हुई है। एक अर्थशास्त्री के रूप में इन्होंने सेवाएं भी दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हाल ही में प्रदेश का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ संपन्न हुआ। तो यह भीलवाड़ा में संपन्न हुआ। अब ये तो ठीक है भीलवाड़ा में संपन्न हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों, प्रश्न तो उठता है भाई इसको लाने की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए एक सीधी सी बात है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि आपकी इकोनॉमी 30 मार्क्स की 24 क्वेश्चन को कवर करेगी तो ये तो पक्की बात है, लिख के ले लो। कहीं प्रश्न ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको कंसेप्चुअली भी सोचना पड़ेगा। वहाँ GDP की भी बात होगी तो वहाँ GNP की भी बात होगी, वहाँ पर कैपिटा इनकम की भी बात होगी, तो राज्य के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उससे संबंधित भी बातें होगी। तो इसलिए अभी तक के जो हम डिस्कशन लेते आ रहे हैं उनको आप ध्यान से देखें, उसके अंदर हम इन्हीं सब कंसेप्ट्स को कवर करते हैं।
इन सब कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं ताकि हंसते खेलते आप एग्ज़ाम के अंदर औरों से बेहतर कर पाएँ इकोनॉमी के सेगमेंट में, ताकि आपको सिलेक्शन के लिए आपकी जो दौड़ है उसमें और भी आसानी हो अपनी एक वीडियो की सीट लेने के लिए। चलिए इससे पहले इसको जानते हैं। इन्वेस्टमेंट समिट, नाम से पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट करवाया जाएगा या किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है यहाँ क्या बात है। तो सरकार द्वारा राज्य के अंदर कंपनीज के द्वारा, देशी और विदेशी कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो आयोजित कराया गया। कहाँ है वह? पहला भीलवाड़ा में हुआ। तो इसके अंदर हम बात करें तो 70 से अधिक कंपनियों, 70+ कंपनियों से हमने MOU लिए, MOU साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। कितने के? तो ओवर 10,000 करोड़ रुपये के। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब प्रश्न उठता है इस अमाउंट से होगा क्या? तो भाई जब इतना बड़ा अमाउंट राज्य के अंदर आएगा, इतना बड़ा अमाउंट जब राजस्थान राज्य के अंदर आएगा तो उससे क्या होगा? उससे राज्य के अंदर इंडस्ट्री डेवलप होगी। जब इंडस्ट्रीज डेवलप होगी तो उससे क्या होगा? उससे राज्य को पैसा मिलेगा, पैसा। और पैसा मिलेगा तो पैसा से क्या होगा? पैसा से GDP इंप्रूव होगी, स्टेट की SGDP इंप्रूव होगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ये होगा तो क्या होगा? व्यक्ति की परचेसिंग पावर पैरिटी, कितना वो चीज़ों को खरीद पा रहा है, वो बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन रहेगा। इन्फ्लेशन लिमिट में रहना एक अच्छी बात है। जब ये रहेगा तो क्या होगा? व्यक्ति के जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव होगी। व्यक्ति को क्या क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और क्या मिलेगा? एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, और क्या मिलेगा? अच्छा हेल्थ मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, और क्या मिलेगा? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी, रोड, रेलवे इत्यादि की। तो ये एक साइकिल है जो बनती है किसी भी राज्य के अंदर। तो इन कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इनसे आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अच्छा, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आप देख लें। इन्वेस्ट राजस्थान जो है, इन्वेस्ट राजस्थान जो है प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइज किया गया है। इससे पहले रिसर्च, आपने कई सारे नाम सुने होंगे राजस्थान के संदर्भ में। रिसर्जेंट राजस्थान। भारत में हम बात करें तो मेक इन इंडिया, ताकि FDI को अट्रैक्ट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके। इसी तरीके से वाइब्रेंट गुजरात, गुजरात के लिए था। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स होते हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, आपको इनको हमेशा याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो RPSC के अध्यक्ष, आप सब इनसे भली भांति परिचित हैं, मिस्टर संजय कुमार श्रोत्रिय जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी बात करें तो सीनियर RPS ऑफिसर, राजस्थान पुलिस सर्विसेज के ये ऑफिसर हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन के अध्यक्ष, मतलब जो आपका पेपर डिज़ाइन करवा रहे हैं, जिनके देख रेख में सारा काम हो रहा है इतने अच्छे तरीके से। तो जो हरिप्रसाद जी हैं, ये सीनियर IPS ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस के ये सीनियर ऑफिसर हैं। राजस्थान के राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र जी। तो इसका उत्तर की हम बात करते हैं तो 1 का हो गया 3, 2 का हो गया 4। राजस्थान के राज्यपाल की हम बात करें तो वो हो गया 2। यदि आपको ये 2 नहीं भी पता है तो आपको अपने स्टेट के, न केवल अपने स्टेट के बल्कि अधिकतर स्टेट्स के आपको राज्यपाल हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। और संवैधानिक पद है तो आपको इनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इनसे डायरेक्ट मेज द कॉलम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो राजस्थान के राज्यपाल की हम बात करते हैं तो कलराज मिश्र जी जो हैं इस समय वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, मतलब C का 2 तो आपको पता ही होना चाहिए, ऐसा आपसे अपेक्षा की जाती है। तो उस हिसाब से आपके ये 2 ऑप्शन तो कट गए, बचे 2 ऑप्शन। RPSC ना से आपके जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनके अध्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए। तो हरिप्रसाद जी तो आपको पता होने ही चाहिए थे।
4 और 2 अगर आपको पता होते तो आपका उत्तर तो वैसे भी आपको मिल चुका था। चलिए कोई नहीं, आगे के देखते हैं। लोकायुक्त की हम बात करें तो जो लोकायुक्त है वो है पी.के. लोहरा जी। तो ये आपका उत्तर हो जाता है 3, 4, 2, 1। कलराज मिश्र जी की हम बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल से पहले ये हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं और मोदी सरकार में ही, एनडीए गवर्नमेंट में ही, एनडीए गवर्नमेंट के अंदर ये एमएसएमई, पहले की जो एनडीए सरकार थी उसके अंदर एमएसएमई कैबिनेट मिनिस्टर भी है, रह चुके हैं। पी.के. लोहरा जी की हम बात करें तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं और अभी वर्तमान में ये लोकायुक्त के पद पर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसका आधार वर्ष इतना है, इसका डायरेक्ट प्रश्न आने की संभावना है। यह भी याद कर लीजिए कि राजस्थान के WPI का आधार वर्ष कितना है, तो 1999-2000 को किस आधार पर जारी किया जाता है। तो ये मासिक स्तर पर निकलता है, इसमें कुछ किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कितना है कितना नहीं है। चलिए ये जान लेते हैं किन किन आर्टिकल्स के लिए निकलता है। 75, 69 और 10 रट के रखिए। 75 किसके लिए, तो आपसे कहें तो प्राइमरी गुड्स के लिए, प्राथमिक वस्तुओं के लिए, प्राइमरी आइटम्स के लिए। प्राइमरी आइटम जो खाद्यान्न ये सब होते हैं उनके लिए। 69 किन के लिए, मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो कंपनी में जिनका विनिर्माण हुआ है इंडस्ट्रीज में। और 10 किन के लिए, फ्यूल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आइटम कितना हो गया 154। ये भी डायरेक्ट ऑप्शन के रूप में आपको दिया जा सकता है, मल्टीपल ऑप्शन बना के प्रश्न के अंदर ये दिया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ किया गया है। तो राजस्थान के भालोजी, जयपुर के कोटपुतली के अंदर यह पड़ता है, कोटपुतली जयपुर। कुसुम योजना के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम जान लेते हैं। कुसुम योजना की फुल फॉर्म किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान जो है कुसुम योजना की फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत 3 कंपोनेंट हैं। पहले कंपोनेंट के अंदर 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे जो कि सेंट्रलाइज ग्रिड से कनेक्टेड होंगे। ग्रिड 2 की हम बात करें तो 7.5 हॉर्स पावर के सोलर ऊर्जा से चलने वाले सोलर एनर्जी बेस्ड सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। थर्ड कंपोनेंट की हम बात करें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डीजल पंप्स हैं उनको सोलर पावर प्लांट्स में, सौर पावर्ड पंप्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये कुसुम योजना से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इससे संबंधित और भी फैक्ट्स यदि हों तो आप उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी हमेशा बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था एग्जाम में इस तरह के कीवर्ड्स को अवश्य ध्यान से देखें। तो आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सत्य है। इसका लक्ष्य कोई भूखा न सोए है, बिल्कुल सत्य है। इसके तहत आमजन को 8 रुपये प्रति थाली में दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन तथा राज्य सरकार द्वारा 19 रुपये प्रति थाली भुगतान अनुदान दिया जा रहा है, नहीं 17 रुपये। तो देखा जाए तो इस थाली की कीमत कितनी है, 17 + 8 दैट इज 25 रुपीज़। लेकिन इसके अंदर 17 रुपये का योगदान जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है, न कि 19। तो आपका उत्तर हो गया सी। चलिए इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम जान लेते हैं। अभी तक राज्य में 358 रसोइयाँ इस तरह की संचालित की जा रही थी। इससे पहले आपने देखा हुआ अन्नपूर्णा योजना चल रही थी, जो कि एक मूवेबल चलता फिरता एक ट्रक होता था, मिनी ट्रक होता था, जिसमें खाना मुहैया कराया जाता था, नाश्ता मुहैया कराया जाता था आम जन को। उसको हटा के अब वर्तमान सरकार के अंदर
इंदिरा रसोई योजना लाई गई है, जिसमें आपको 8 रुपये के अंदर खाना दिया जाता है और ये स्थायी रूप से ये सेवाएं देती हैं। ये मूवेबल ट्रक वाली व्यवस्था इनके पास नहीं होती है। 358 इस तरह की रसोइयाँ संचालित थी, जो वर्तमान 2022 के बजट में जिनकी संख्या को 1000 करने का निर्णय लिया गया है। इसका बजट में डिक्लेरेशन दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है कलेक्टर साहब जो होते हैं हमारे डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं इसके मेन्यू को डिसाइड करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला भारत मध्य एशिया का प्रथम शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 27 जनवरी 2022 को ही 27 जनवरी 2022 को ही। बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, ट्रिवियल फैक्ट था, याद है तो भली बात, नहीं है तो बहुत कम संभावना है कि औरों को भी याद ये निकलेगी डेट। चलिए खैर इससे संबंधित एक दो बात हम जान लेते हैं। तो भारत और मध्य एशिया, जब भी आपके दिमाग में मध्य एशिया शब्द आता है तो क्या देश आते हैं? ट्रिक बताता हूँ, KKUTT, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 देशों के साथ भारत ने ये जो है सम्मेलन है ये किया। बिल्कुल डिजिटल रूप से ये हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्हीं ने ही इसकी शुरुआत करी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 16 अगस्त 2021 को विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये जो है आपके दिल्ली के अंदर ही इसका लोकार्पण किया गया है। इससे संबंधित एक बात जान लेते हैं, जीन बैंक क्या होता है? तो जीन बैंक जो होता है वह उसका क्या कार्य होता है, क्यों स्थापित किया जाता है, क्या इसका उद्देश्य होता है? तो जीन बैंक का एक सीधा सा उद्देश्य यही होता है कि जीन बैंक जो है जीन किसी जो एनिमल होता है, स्पीसीज होता है, उसकी जीन को सुरक्षित रखने के लिए, उसके जीन को बचा के रखने के लिए, ताकि उस स्पीसीज को भविष्य में विलुप्त होने से रोका जा सके, उसी उद्देश्य से जीन बैंक की स्थापना की जाती है। चलिए इससे संबंधित और कोई फैक्ट्स अगर बनता है तो हम देख लेंगे कि पहला जीन बैंक, जैसे ये कहा गया है कि दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक, तो पहला सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ पर है? तो नॉर्वे के अंदर है, और सेकंड दिल्ली के अंदर स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कथनों पर विचार करना है, ठीक है कर लेंगे साहब। क्या बताना है? सत्य कथन, केवल और केवल सत्य कथन जो है आपको इसमें बताना है। चलिए, संपूर्ण भारतवर्ष में 72वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को मनाया गया। ठीक है, देखते हैं। हमें ऐसा भी हो सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है कि 72 तो है ही नहीं, ये तो यही गलत हो गया, तो ये तो गलत है। एक तो इसका उत्तर नहीं हो सकता, तो एक नहीं हो सकता, तो यह भी आपका उत्तर नहीं हो सकता, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। बचा क्या? 2 एवं 2 3 4। चलो देखते हैं। अब 2 यहाँ पर भी या 2 यहाँ पर भी, तो 2 हमें पता हो या ना पता हो फिर भी वो सही तो है। ऑप्शन सी ये तो पता चल गया, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल 12 राज्यों की झांकियों की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधारित थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लें अगर आपने नहीं पढ़ा है डिटेल में। तो देश का पहला गणतंत्र दिवस समारोह राजपथ पर इरविन एम्फी थिएटर में मनाया गया था। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी भी हमें कोई इतना श्योर नहीं है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था, ये हम सबको पता है, तो 4 तो इसका उत्तर होगा ही होगा। तो आपका इकलौता ऑप्शन बचता है डी। अगर आपको 2 और 3 की जानकारी नहीं है फिर भी आप इसके उत्तर तक पहुंच सकते थे यदि आपने अपने कॉमन सेंस का पूरा यूज़ किया था। साथियों, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम ठीक है नॉलेज का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है, लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हॉल के अंदर यह होता है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ, कितने पैशंस के साथ उस एग्ज़ाम को ले रहे हैं, आपके अंदर एकाग्रता कितनी है। यदि आपके अंदर एकाग्रता है, डेडिकेशन है, उस पेपर के प्रति समर्पण है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कॉमन सेंस के साथ करते चले जाएंगे। छोटी छोटी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है तो भी। और बच्चों ने क्या किया होगा, ये फैक्ट्स देख के घबरा गए होंगे और क्वेश्चन स्किप कर दिया होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले अपने घबराना नहीं है, फिर देखना है कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें और कैसे हम सही उत्तर तक पहुँचें। चलिए, 2022 में कोई नहीं था, अभी इसकी जगह 2021 होता तो भी कोई नहीं था। गणतंत्र दिवस 2021 पर भी हमारा मुख्य अतिथि कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय दोनों साल कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक जो हुआ उस वजह से बुलाना एक तरह से सही नहीं था, इसलिए किसी को नहीं बुलाया गया था। 2020 की हम बात करें तो 2020 में जो है ब्राज़ील
एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, बड़ी खूबसूरत कंट्री है। तो जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं बोल्सोनारो जी, उनको 2020 में इनवाइट किया गया था और 21 और 22 में किसी को नहीं किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 51 से 60 जो है अब आपके इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन है, तो उसको हम शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना है। सत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जल जीवन मिशन, JJM। इसी तरह से राज्य में चल रहा है राजीव गांधी जल संचय मिशन, जिसने किसकी जगह ली है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, MJSA की जगह ली है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। MJSA के लिए तो राज्य को संपूर्ण भारत राष्ट्र में दूसरा स्थान भी मिला है वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय लेवल पर, जो कि एक काफ़ी काबिल तारीफ एक इनिशिएटिव है सरकार का। चलिए, इसमें फंड शेयरिंग का पैटर्न हिमाचल और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90-10 है। सत्य है। अन्य राज्यों के लिए 60-40 नहीं है, 50-50 है। ये आपका असत्य हो गया। चलिए अगले ऑप्शन की हम चलते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में पेयजल विषय को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए JJM के तहत ग्राम पंचायतें और स्थानीय समुदाय अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सत्य है। 11वीं अनुसूची की हम बात करें, शेड्यूल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची आप सब भली बातें परिचित हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई थी। जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के, जो ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट है, 73वें से 11वीं अनुसूची और 72वें से 12वीं अनुसूची, 74वें से 12वीं अनुसूची ये लाई गई थी। 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो पंचायती राज सेवाएं इसके अंदर लाई गई हैं, और 12वीं के अंदर बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज़ और उनसे संबंधित सेवाएं इसके अंदर लाई गई हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपका 50-50 की वजह से असत्य कथन आपका बी हो गया। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि, इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी? तो जिस दिन सरकार बनी थी, राजस्थान सरकार की स्थापना हुई थी 18 दिसंबर, उसी दिन 18 दिसंबर को ही 2019 में इस निधि को बनाया गया था, IM शक्ति फंड। और आपसे पूछा जाए तो इनिशियली जो बनाया गया था 1000 करोड़ का बनाया गया था। शुरुआत में इसे 1000 करोड़ का ही बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी महिला हैं, महिलाओं के विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कई सारे प्रोग्राम्स चलाती हैं, उनको फंड एलोकेट करती है, उनको पैसा देती है, वित्त देती है, वित्त सेवाएं मुहैया कराती है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, जो कि आज के समाज की ज़रूरत है यदि भारत राष्ट्र को, भारत समाज को हमें नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। इसके अंदर एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन है कि 1 करोड़ ही एक व्यूमेन जो हेड होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं व्यूमेन्स के, महिलाओं के, 1 करोड़ तक ही वित्त उनको मुहैया कराया जा सकता है। अपना कोई भी नवाचार कर रहे हैं यदि किसी फील्ड में, उसके लिए, या किसी तरह का बिजनेस वो शुरू करने जा रहे हैं, किसी तरह के इनिशिएटिव से वो जुड़े हैं जो किसी भी तरह से वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए यह वित्त बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है? इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को हुई। ठीक है, हो भी सकती, नहीं हो सकती, चलो देख लेते हैं। वैसे सही है, 19 दिसंबर 2021 को कही थी। बहुत फ्लैगशिप स्कीम में से मिशन जो चलते हैं, फ्लैगशिप मिशन जो चलते हैं राज्य के, उसमें से एक है, तो इसकी डेट आपको अवश्य याद होनी चाहिए। इसके द्वारा प्रेसिडेंट आई की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य है, तो दोनों सही हैं आपके। अच्छा, ये आपकी अगर उम्र पूछी जाने की संभावना है तो 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक की जो फीमेल्स हैं उनको 10 वर्ष से अधिक को दिए जाएंगे। प्रति माह 12 उपलब्ध कराए जाएंगे, 12 सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाएंगे, और ब्लॉक लेवल के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित करना है। तो जो ये बाहरी सहायता, वित्तीय सहायता प्राप्त जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको इनको हमेशा याद करके रखना है। राज्य में जो 13-14 जो भी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, आपके टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट किसके द्वारा वित्त संचालित है, वित्त पोषित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। RS मेंस 2021 के अंदर भी अभी पूछा गया था, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट जो चल रहा है, कृषि प्रतिस्पर्धा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो उसका उत्तर था वर्ल्ड बैंक। एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, RS मेंस 2021 का प्रश्न था, 2 मार्क्स का। चलिए अपने प्रश्न की ओर हम आते हैं। वानिकी और जैव विविधता परियोजना, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट तो जीका के द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ किसी प्रकार की कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। नाम याद है, परियोजना याद है, सीधा आंसर है और सीधे इजीली आपके एक क्वेश्चन सही है। राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, पता हो ना पता हो कोई बात नहीं। राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, फर्स्ट ट्रेंच 1 ट्रेंच 2, पता हो ना पता हो कोई बात नहीं। आगे की ओर चलते हैं। ये ऐसा था जो हमें हमेशा पता होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए कौन कर रहा है? तो NDB, ये हमेशा पता है हमें। तो पहले का 4 और चौथे का 1, क्या इससे हमारा उत्तर हो रहा है? पहले का 4, दूसरे का 1, ये हो गए हमारा उत्तर। तो ये हमारे उत्तर नहीं हो सकते, बचा केवल A। ठीक है। अब राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ट्रेंच 2, तो ये चला रहा है आपका वर्ल्ड बैंक। राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम बनने चला रहा है आपका ADB, 3 और 2। यदि आप 1 और 2 में कंफ्यूज है तो दूसरे ऑप्शंस को लो लेकर इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचे। ADB इसी तरह से मेट्रो जो प्रोजेक्ट है 2015 में शुरुआत इसकी की गई थी राज्य में, उसको भी वित्त पोषित कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? तो प्लानिंग विभाग जो है, प्लानिंग कमीशन की तरह यहाँ प्लानिंग विभाग होता है, आयोजन विभाग होता है, उसी को इसका नोडल विभाग घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स हैं यह, जिसके अंतर्गत 169 टारगेट हैं। और इन 169 टारगेट का या इन 17 गोलों का केवल एक ही उद्देश्य है, किस तरह से व्यक्ति, न केवल व्यक्ति, मनुष्य, साथ साथ प्रकृति को भी प्रिजर्व किया जा सके और किस तरह से दोनों के बीच में एक वैज्ञानिक स्टेबिलिटी लाई जा सके, वैज्ञानिक डिपेंडेंसी डेवलप की जा सके, जहाँ पर दोनों अच्छे से फ्लरिश हो सके, दोनों का डेवलपमेंट इंश्योर हो सके और किसी प्रकार की हानि एक दूसरे को ना दें। तो इसमें कुछ एक गोल्स रखे गए हैं, जैसे नो पुअर्टी, नो हंगर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये आपको 17 गोल्स जो हैं, स्टार्टिंग के एटलीस्ट 5-7 गोल्स तो आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, जैसे नो पुअर्टी गोल 1, नो हंगर गोल 2, इस तरह से सो ऑन। कहीं जो 5-7 गोल्स हैं आपको हमेशा आपके टिप्स पे होने चाहिए। चलिए सतत विकास लक्ष्यों की हम बात करें तो विश्व में सतत विकास लक्ष्यों के अंदर जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो हमेशा टॉप पे रहती है। प्रश्न ये उठता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है कौन? तो उसकी ट्रिक है सिंध, उसकी ट्रिक है सिंध। तो स्वीडन, आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और ये हमेशा सतत विकास लक्ष्य में अधिकतम टॉप में रहती हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर मानव के विकास को हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है, इसलिए ये हमेशा इसमें टॉप भी करती आई है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत ने भी ह्यूमन क्वालिटी में काफ़ी अच्छा वर्क किया है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हमने इंडेक्सेस के अंदर में देखा है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यहाँ पर टॉप करती है। राज्य के अंदर हम बात करें तो राज्य में SDG अभी तक 2 बार निकला है। जो फर्स्ट रैंकिंग थी उसमें झुंझुनू ने टॉप किया था। सेकंड रैंकिंग की हम बात करें तो सेकंड के अंदर आपके कोटा में टॉप किया था। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में मोस्टली केरला SDG इंडेक्सेस के अंदर टॉप करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाओं को राज्य में संबंध है, राजस्थान राज्य संबंध है और जिनका जन्म
डैश 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 की तारीख, पहली तारीख है उसके बाद हुआ है, उसको वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। तो 1 जून 2016 जो आपके सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का ये प्रश्न है, उनमें डायरेक्ट पूछा गया है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 14 तारीख वाले जो शिफ्ट थी, उसके 14 तारीख वाली जो शिफ्ट थी, उस शिफ्ट के अंदर जो जीएस का सेगमेंट था, उसके अंदर डायरेक्ट प्रश्न था कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना कब से उसके लाभार्थी हो सकते हैं। तो 1 जून 2016 से। राष्ट्रीय योजना की हम बात करें तो कुल 50,000 रुपये दिए जाने प्रस्तावित हैं 6 चरणों में। ये 6 चरण कब से कब तक होंगे? जन्म से लेके 12वीं पास करने तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है और ये किससे संबंधित है? अवैध शराब या उसके निर्माण में जो शामिल व्यक्ति समुदाय है या उससे संबंधित योजना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, क्या बताना है आपको? कौन से कथन सही हैं? यह 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई, बिल्कुल सत्य है। यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सत्य है। यह योजना 4 जनजातीय बहुल प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बाहुल्य जिला, मतलब जो क्षेत्र 12 के अंदर सहरिया बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से शुरू की गई, यह भी सत्य है। तो तीनों सत्य है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ बचता है जो बन जाता है आपका उपयुक्त सही। तो आपका उत्तर हो जाए डी। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आपको सबको पता होगा। इसके अंदर आपके दूसरे बच्चे के जन्म पर, जो महिला है उसको दूसरे बच्चे के जन्म पर जो है वित्तीय सहायता दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यह राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है, नहीं, केंद्र सरकार की। आपका उत्तर तो यही हो गया। चलिए अगले ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो। इसका उद्देश्य जेंडर आधारित चयन की जो को रोकना है, बिल्कुल सही। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, जो भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, उसको रोकने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई थी। इसकी हम बात करें तो 2015 में पानीपत हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया था। इसके दूसरे चरण की हम बात करें तो 2018 में 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू से इसे लॉन्च किया गया था और इसी दिन राजस्थान में राष्ट्रीय पोषण अभियान भी लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य जेंडर आधारित चयन को रोकना है, बिल्कुल सत्य है। ये भी बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी सत्य है। महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, तो ये भी सत्य है। आपको यदि वह भी नहीं पता होता तो ये 3 बेसिक बातों से भी आप इसका उत्तर आसानी से पा सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जो कि हमारे टेस्ट कोड 105 का आखिरी प्रश्न है। सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 एजेंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है? क्रियान्वयन अवधि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 है, बिल्कुल सही। 2016 से 2030 के लिए यह गोल्स लाए गए हैं। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चला करते थे, उनकी जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने ली है। 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। 243 वैश्विक संकेतक है, ये भी सत्य है। आपके उत्तर हो जाते हैं सभी सत्य या दोनों सत्य। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम जान चुके हैं। इसी के साथ वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट कोड 105 का करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक सर्वे का जो डिस्कशन है वो यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। हम इसी तरह हंसते खेलते और डिस्कशन आपके लिए लाते रहेंगे। और भी किसी प्रकार के सुधार की यदि आप अपेक्षा रखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताइए,
ताकि हम अगले वीडियो में इसको और सुधारें। और इसी तरह आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।